नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अप्रैल माह में ही 10 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा। 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, आम वर्ग शीतल पेयजल के भरोसे। तालपुरी हाउसिंग बोर्ड ने सर्विस टैक्स के नाम पर लूट मचा रखी है। सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेशों को कर रहे अनदेखा। भिलाई के मूल निवासी शशांक सिंह ने गुजरात टाइटंस टीम की ओर से खेलते हुए 3 लगातार छक्के जड़े। 6 बॉल में 26 रन लेकर अपनी टीम को जितवाया। खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने बांधा समा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ने से आम जन त्रस्त हो गया है। आज गुरुवार को मध्याह्न 12 बजे तक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया। वहीं 3 बजे बढ़कर 44.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। भीषण गर्मी को मद्देनजर रखते हुए कच्चे आम का मीठा व खारा पना, विभिन्न मौसमी फलों का जूस नगर के चौक चौराहों में ठेला लगाकर बेचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। प्रदेश में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने गुरुवार को अप्रैल महीने का सबसे गर्म दिन का अनुमान जताया है। इस दौरान रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के 1-2 पैकेट में लू चलने का अनुमान है। वहीं राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका बताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को रायगढ़ में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इस दौरान रायपुर का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बिलासपुर में 43.4, दुर्ग में 43.2, राजनांदगांव में 42.9, पेंड्रा रोड में 41.6 और अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। केवल जगदलपुर में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इस गर्मी में जहां एसी से भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है, आवश्यक कार्यों से आवाजाही करने वालों की पसंद सड़क किनारे विभिन्न फलों का रस बेचने वालों के व्यवसाय में अच्छी ग्राहकी देखी जा रही है। कच्चे आम का खारा शरबत 10 रुपए व मीठा 15 रुपए ग्लास में बेचा जा रहा है। इसी प्रकार गन्ना रस बगैर बर्फ का 20 रुपए व बर्फ सहित 10 रुपए में लोगों को मिल रहा है। खरबूजा 100 रुपए में 3 किलो, वहीं तरबूज 40 रुपए किलो, साथ ही ककड़ी 30 रुपए किलो में बिक रही है। लोगों की मान्यता है कि ये सभी पेट की गर्मी को शांत करते हैं, वहीं डिहाइड्रेशन व लू लगने से बचाव भी करते हैं। नमकीन 10 रुपये, मीठा 15 रुपये। गर्मी में लू नहीं लगता है, पेट को ठंडक देता है और पीने पे तो लोग जाएंगे। 10 साल हो गए। रोही 20 रुपये जो होता था 40-100 में 3 किलो, यहाँ 8 साल से लगा रहे सालों वाला जी जी। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। इस भीषण गर्मी में लोग काफी परेशान हैं। जानवर भी इस गर्मी से अछूते नहीं हैं। गर्मी से जानवरों के पिंजरों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं बंदरों को तरबूज व ठंडे फल खिलाए जा रहे हैं। भिलाई के मरोदा में मैत्री बाग जू है। एशिया में सफेद शेर का ये सबसे बड़ा जू है, पर गर्मी में जू के जानवर परेशान हैं। दोपहर को शेर गर्मी से परेशान होकर लगातार दहाड़ लगा रहे हैं। वहीं प्रबंधन गर्मी से शेर को बचाने फव्वारे का इंतजाम कर रहे हैं, ताकि बैरक में मौजूद जानवरों को गर्मी से राहत मिल सके। मैत्री गार्डन प्रभारी डॉक्टर नवीन जैन ने बताया कि गर्मियों से बचने के लिए मैत्री गार्डन में मौजूद जानवरों के बैरकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जो जानवर खुले में है उन पर पानी की बौछारों का छिड़काव किया गया है। साथ ही जानवरों के खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गर्मी से बचाने के लिए शेर और भालू जैसे जानवरों को ठंडा मांस दिया जा रहा है। साथ ही बंदरों सहित अन्य जानवरों को भोजन के तौर पर तरबूज, खरबूजा दिया जा रहा है। ज्यादा गर्मी होने की वजह से जानवरों को डिहाइड्रेशन की वजह से कई बीमारियां भी होती है। इस पर भी जू प्रबंधन समुचित व्यवस्था कर रहा है। मैत्री गार्डन प्रबंधन ने शेर के पिंजरे में कई दरवाजा स्थित जहां से गर्मी हवा अंदर ना जाए, उसके लिए प्रबंधन ने घास से जुगाड़ कर बनाई चटाई को दरवाजा व खिड़की में लगाया है, जिसमें समय समय पर पानी डाला जाता है। इस जुगाड़ चटाई पिंजरे के अंदर ठंडी हवा जाती है। वहीं भालू के पिंजरे में छत के ऊपर से पानी का झरना बनाया गया है, जो गर्मी से पिंजरे को ठंडा रख रहा है। वहीं भालू पिंजरे से बाहर आएगा तो पानी से होकर गुजरेगा और इस भीषण गर्मी से उसे राहत मिलेगी। खासकर शेरों में टेम्परेचर के लिए संवेदनशील होती है। जैसी टेम्परेचर बढ़ता है उनका खान पान में फर्क पड़ता है। तो मैत्री बाग हर वर्ष की भांति उनके इनक्लोजर में ठंडक रखने के लिए खासकर टाइफा की बनाई चटाई उनके जहाँ जहाँ खिड़कियाँ वहाँ पे लगाते हैं, दरवाजे में लगाते हैं। और केज में हम पानी भर देते हैं और एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल और स्प्रिंकलर से जानवरों को पानी से छिड़काव करके ठंडा रखते हैं। इसी प्रकार हिरन के केजों में और भालू के केज में हमने वाटर फाउंटेन लगाए हैं, जो पूरे इनक्लोजर को ठंडा रखता है। खान पान विशेषकर हम लोग
जो टेम्परेचर हम केज का मेंटेन रखते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके खान पान में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जानवर खाना अच्छे से खाते हैं टेम्परेचर मेंटेन रहने के कारण। एक्चुअली गर्मी में देखा जाए तो डिहाइड्रेशन, सन स्ट्रोक और ये सब बीमारियाँ होती हैं, बट हमारा मैनेजमेंट प्रिवेंशन करके रखता है, इसके कारण के ये बीमारी नहीं हो पाती हमारे जानवरों में। केयर न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पूरे प्रदेश में 5 मरीजों की पहचान की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सालयों को आदेश दे दिया है कि किसी भी मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराते समय ऑपरेशन करने के पूर्व उसका कोरोना टेस्ट कराना आवश्यक होगा। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक कोरोना संक्रमित 1,16,196, ठीक होकर डिस्चार्ज होने वालों में 1,05,678 थे। वहीं होम आइसोलेशन में 9,08,619 हुए तथा रिकवर्ड 1,14,297 होने वाले हैं। कोरोना से 1,897 मरीजों की मौत हुई है। सही बात है कि राज्य शासन ने कोरोना संबंधित 4th फेज की तैयारी के लिए हमने आदेश जानकारी प्राप्त हुआ है कि हमें किसी भी प्रकार के जो मरीज हैं जो अस्पताल में आ रहे हैं, चाहे वो सर्जरी से रिलेटेड हो, चाहे सर्दी खांसी बुखार से रिलेटेड हो, उनका सभी का हमको कोरोना जांच करना है। चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, हम उनको पहले ऑपरेशन में लेने के पहले हम उनका कोरोना जांच करते हैं। हमारे यहाँ प्रतिदिन 30 से 35 लोगों का अभी कोरोना टेस्ट हो रहा है, RT-PCR भी हो रहा है, एंटीजन भी हो रहा है और प्रतिदिन अभी तक तो एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं मिले हैं। और राज्य शासन के जो आदेश है उनको हम पालन कर रहे हैं। अभी बोला गया है कि सार्वजनिक स्थल, अस्पताल, कार्यालय में सभी को मास्क लगाना है, फैक्ट्री में मास्क लगाना है, कार्यालयों में मास्क लगाना है। किसी भी भीड़ भाड़ जगह में बिना मास्क न लगाए जाना नहीं है। कहीं भी सार्वजनिक स्थल में थूकना नहीं है। और जो वो सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग का भीड़ भाड़ जगह पे हमें पालन करना अनिवार्य होगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। BNI पूरे विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी बिजनेस रेफरल संस्था है जिसमें अब तक पूरे विश्व के 2.5 लाख से ज्यादा व्यापारी जुड़ चुके हैं और वे एक दूसरे की मदद करके अपने व्यवसाय को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि जब से BNI की इकाई भिलाई में आई है तब से अब तक इनके 4 चैप्टर तैयार हो चुके हैं। गुरुवार को BNI के 4थे चैप्टर डायनेमिक ने ग्रैंड विजिटर्स डे मनाया, जिसके तहत इस वर्कशॉप में आए लगभग 70 विजिटर्स को शुरुआती दौर में ही बिजनेस प्राप्त हुआ, जिसके लिए विजिटर्स ने BNI संस्था का हृदय से आभार जताया। इस संस्था से जुड़कर सबसे ज्यादा रेफरल देने वाले लोगों और बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। आगे भी BNI संस्था की लगातार यह कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा व्यवसायियों को इससे जोड़कर व्यापार को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया जाए। BNI के पदाधिकारियों संस्था का संक्षिप्त वर्णन देते हुए डायनामिक चैप्टर द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम की जानकारियां मीडिया को दी। देखिए, BNI एक ग्लोबल संस्था है। ये विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी और सबसे सफल बिजनेस रेफरल ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे लोग ना देने की बात करते हैं। गिवर्स गेन हमारी फिलॉसफी है। तो गिवर्स गेन फिलॉसफी के बेसिस पे हम मेंबर्स एक दूसरे को मदद करते हैं उनके व्यापार को अगले पड़ाव तक या नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए, और ये माध्यम केवल गिविंग का है। BNI जैसे मैंने आपको बताया तभी तो कि 74 देशों में है, 2,87,000 से ज़्यादा यहाँ पे मेंबर्स हैं। और अगर मैं भारत की बात करूँ तो 113 शहरों में है और 42,000 के करीब यहाँ पे मेंबर्स हैं। अगर सिर्फ भारत की बात करते हैं तो 18,000 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार पिछले 1 साल में भारत के मेंबरों ने किया है। और अगर विश्व की बात करूं तो पिछले 1 साल में 1,14,000 करोड़ का व्यापार BNI के मेंबर्स ने किया है। तो ये है पावर गिवर्स गेन की, ये है पावर। मेंबर्स यहाँ पे एक दूसरे की मदद उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए करते हैं। सबसे बड़ा लाभ ये था कि कोरोना के समय सब अपना व्यापार बंद करके घर में आराम कर रहे थे और दुखी थे कि कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो एक तो सबसे बड़ी बात है कि BNI अपने आप को प्रोएक्टिवली हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेट करते। तो कोरोना के समय हम मालूम में था हम मिल नहीं सकते, तो हमने ऑनलाइन मीटिंग के प्लेटफॉर्म के जरिए मीटिंग्स करना और एक दूसरे से व्यापार की चर्चा करना बंद नहीं किया। नए नए तरीके, नए नए आयामों पे चर्चा किया। और उस समय जब कोई व्यापार नहीं कर रहा था तब BNI के हमारे मेंबर्स
व्यापार कर रहे थे। अगर मैं उस समय की बात करूं तो केवल मार्च महीने 2021 की बात करूं, जबकि कोरोना सबसे हाईएस्ट पीक में था, 10,000 करोड़ का व्यापार BNI के मेंबर्स ने किया था। और अगर मैं भिलाई दुर्ग की बात करूं तो कोरोना काल 2021 की, ज़्यादा पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, 2021 में अकेले BNI मेंबर्स, भिलाई दुर्ग के मेंबर्स ने मिल के करीब 12 करोड़ का व्यापार किया। अब ये सोचो कि उस समय जब कोई कुछ नहीं कर पा रहा था तब हम लोग व्यापार कर रहे थे। हमारे इसमें संतोष जी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। फिलॉसफी ये है कि हम रुकते नहीं हैं, सिचुएशन कैसी भी हो और कितना भी बदतर परिस्थितियाँ पैंडमिक आए, हमको उसमें से रास्ता निकालना है। ये है ताकत, जब बहुत सारे बिजनेसमैन एक दूसरे के साथ मिल के खड़े होते हैं और स्थितियों से हार नहीं मानते, रास्ते निकालने की बात। ये है BNI। सर आप लोग भी हमारे साथ में थे, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। एक्चुअली हमारा जो चैप्टर था कोरोना काल में लॉन्च हुआ था और ये हमने अभी 1 महीने से ही हमने इन पर्सन मीटिंग में आए हैं, जो कि ऑफलाइन मीटिंग हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा है सर। पिछले 1.5 साल से मैं सदस्य हूँ BNI का और अभी पिछले 6 महीने से मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। और चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी करवाना होता है हमें चैप्टर में मेंबर्स के साथ में, उसमें आगे बढ़ के हम उनके साथ में खड़े होते हैं। सर बिजनेस में बहुत अच्छा सर प्लेटफॉर्म है। BNI के बारे में तो खैर सभी ने बोला भी होगा, लेकिन मेरा ये सोचना है सर, ये एक रेफरल बिजनेस प्लेटफॉर्म है सर, जिसके माध्यम से एक ट्रस्ट बिल्ट होता है एक दूसरे मेंबर्स के प्रति, एक विश्वास पैदा होता है बिजनेस करने में। BNI का जो फुल फॉर्म था, जब कंपनी चालू हुई थी तो बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल के रूप से इसको चालू किया गया था और आज ये एक अलग ही लेवल का संस्था बन गया है, जो हमारा बेस रूट का जो फिलॉसफी है उसको ही आगे इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्योंकि गिवर्स गेन जो नेमा जी ने जैसे बताया, ये बहुत पावरफुल टूल है। ये जब हम अगर 10 लोग मिल करके बिजनेस लेने बैठते हैं तो हमारे पास 10 अपॉर्चुनिटी होता है। बिजनेस का सिंपल फंडा है मोर अपॉर्चुनिटी मोर बिजनेस, और वही जब 10 लोग बिजनेस देने बैठते हैं तो 90 अपॉर्चुनिटी होता है। तो ये सबसे पावरफुल टूल है और ये जैसे बढ़ेगा 20, 30, 40, 50, तो ये 50 जैसे होगा तो 2,500 अपॉर्चुनिटी एक बार में होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये इसका सबसे स्ट्रेंथ का एक रीज़न है। आज की खासियत अच्छी थी कि ये लोगों का एफर्ट्स था, जिस तरीके से अच्छे विजिटर्स आए, विजिटर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था। आज की मीटिंग का एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा था। लोगों ने अपने बिजनेस के बारे में बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया। होप करता हूँ कि दूसरा जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, यहाँ पे आज जो नए विजिटर्स आए थे उनको बिजनेस मिला यहाँ से, ये सबसे अच्छी बात थी। क्योंकि विजिटर्स यहाँ पे आए थे प्रोग्राम को देखने के लिए, उनको बिजनेस मिला, रेफरल मिला। सो मैं समझता हूँ ये इस मीटिंग का सबसे मेमोरेबल एक चीज़ था। BNI के चैप्टर से जुड़े हुए व्यवसायियों द्वारा कोरोना काल के दौरान भी सबसे ज्यादा व्यवसाय घर बैठे किया गया। वहीं यही कारण है कि इस विश्व स्तरीय संस्था से जुड़ने के लिए सभी व्यवसायी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यशालाओं में उपस्थित होकर BNI का दामन थाम रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा महापौर निर्मल कोसरे ने योग से प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशस्ति पत्र पाने वाले योग के विद्यार्थियों से मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर में दिनांक 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें भिलाई चरौदा क्षेत्र के मेघेश सोनी, हर्षिता अग्रवाल, आकांक्षा विशेष जैन, आदित्य अग्रवाल ने भाग लिया। आयोजन के उपरांत ये सभी योग के विद्यार्थियों को योग आयोग से प्रशिक्षण का प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निगम महापौर ने सभी योग प्रतिभागियों एवं योग गुरु को बधाई देते हुए सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई चरौदा से निखिल कुमार पाठक के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। बड़े प्रोजेक्ट तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी में सर्विस टैक्स विवाद अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। तालपुरी में निवेश करने वाले प्रदेश भर के अलग अलग जिलों के लोगों ने हाउसिंग बोर्ड से पैसा वापस लेने के लिए लड़ाई तेज कर दी है। उपभोक्ता फोरम और न्यायालय में प्रकरणों पर सुनवाई भी लंबित है। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड ने वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2017 तक तालपुरी में मकान खरीदने वाले मकान मालिकों से सर्विस टैक्स के नाम पर अलग से 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की राशि वसूल की।
कुल मिलाकर 21 करोड़ के करीब की राशि एकत्र की गई। राशि को लेकर विवाद उस समय खड़ा हुआ जब यहां के निवासियों को दस्तावेजों से ये पता चला कि सर्विस टैक्स देने की जिम्मेदारी मकान मालिकों की नहीं है, बल्कि ये मकान की कीमत में पहले से जुड़ी हुई है। सर्विस टैक्स निर्माण एजेंसी को चुकाना होगा। तालपुरी में रहने वाले लोगों की शिकायत के बाद तथ्यों के आधार पर हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन आयुक्त संजीव शुक्ला ने 21 अगस्त 2014 को कार्यपालन अभियंता दुर्ग को चिट्ठी लिखी कि तालपुरी के आवंटियों से सर्विस टैक्स की राशि वसूल नहीं की जाए। यदि पूर्व में राशि वसूल कर ली गई हो तो ये राशि आवंटियों को वापस कर दिया जाए। लेकिन हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ लोगों ने कोर्ट में याचिका लगाई, तब जाकर एक एक प्रकरण के आधार पर बोर्ड ने पैसा वापस किया। सभी लोगों को अभी तक राशि वापस नहीं की गई है। तालपुरी सोसाइटी के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2014 में हाउसिंग बोर्ड आयुक्त की चिट्ठी के बाद भी सर्विस टैक्स की राशि वसूल की जाती रही, जबकि एक एक मकान मालिकों को बुलवाकर प्रबंधन को राशि वापस करना था। लोगों को मजबूरी में कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट के आदेश के बाद लोगों को न्याय मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी हाउसिंग बोर्ड को झटका मिल चुका है। अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कुलदीप जुनेजा ने कहा, अधिकारियों को दिखवाता हूं, मुझे अभी इस मामले की विस्तृत जानकारी नहीं है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जिसमें लोगों को न्याय मिल सके। वहीं बोर्ड के उपायुक्त आर.के. राठौर का कहना है कि इस संबंध में दुर्ग संभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, वे मामले को सुलझा रहे हैं। अधिवक्ता अश्विनी सिंह का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड ने सर्विस टैक्स के नाम पर बड़ा घोटाला किया। आयुक्त की चिट्ठी के बाद भी लोगों को पैसा वापस नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी मकान मालिकों के पक्ष में आदेश पारित हुआ, इसके बाद भी राशि अटकी हुई है। तालपुरी में लगभग 2000 के करीब फ्लैट और स्वतंत्र मकान हैं। मकानों की कीमत में सर्विस टैक्स शामिल होने के बाद भी हाउसिंग बोर्ड ने नियम विरुद्ध सभी रहवासियों से अलग से सर्विस टैक्स ले लिया। आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के बाद खुलासा हुआ और न्यायालय में मामला दाखिल होने के बाद कई लोगों को सर्विस टैक्स की राशि वापस की गई, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी कई मामलों में सुनवाई जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। आगामी 3 मई को अक्षय तृतीया का त्योहार है, जिसे लेकर बाजारों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। अक्षय तृतीया के दिन शादी ब्याह करना काफी शुभ माना जाता है और हर व्यक्ति चाहता है कि उनका विवाह अक्षय तृतीया के दिन हो, जिससे उनका विवाह शुभ माना जाए। इसी के तहत आगामी 3 मई को अक्षय तृतीया का त्योहार है। 3 मई को अक्षय तृतीया है, जिसे लेकर बाजार के कुम्हारों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुंदर रंग बिरंगे गुड्डे गुड़िया बनाकर बाजारों में बेचने के लिए उन्हें रख दिया है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जिसका विवाह होता है वह काफी शुभ माना जाता है, इसलिए लोगों की पूरी कोशिश होती है कि उनके बेटी बेटों का विवाह अक्षय तृतीया के दिन ही हो। अक्षय तृतीया को लेकर जब हमने दुकानदार से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वह बाजार में गुड्डे गुड़िया बेचने के लिए ले आए हैं और अब तक काफी गुड्डे गुड़ियों की बिक्री भी हो चुकी है। अक्ति के दिन सब लोग इसको शुभ मानते हैं, इसलिए इस गुड्डा गुड्डी का व्यवहार करते हैं, इसीलिए सब खरीद कर ले जाते हैं। 4-5 रुपये डाले हैं, आज ही से लगाई हूँ और फिर जाके सामने और लगाएंगे अच्छा से। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, अब देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करते हुए थैले में देंगे साग सब्जी एवं सामान। मां शीतला मंदिर बाजार के विक्रेताओं ने ये निर्णय लिया है। नगर निगम को स्वच्छ नंबर 1 तथा सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने की कड़ी में विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल की मंशा अनुसार तथा आयुक्त हरीश मंडावी के मार्गदर्शन में बाजार अधिकारी थान सिंह यादव की उपस्थिति में दुर्ग गौरव पथ स्थित मां शीतला सब्जी बाजार के सब्जी विक्रेताओं की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की विस्तृत जानकारी दी गई तथा स्वच्छता में सहयोग करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः बंद करने, उसके स्थान पर कपड़े, जूट के बैग और थैले का उपयोग करने के लिए कहा गया। नगर निगम बाजार अधिकारी थान सिंह यादव ने भी उपस्थित सभी विक्रेताओं को सिंगल
यूज प्लास्टिक बंद करने तथा नियम अनुसार शासन द्वारा प्रमाणित 100% बायोडिग्रेडेबल बैग का उपयोग करने हेतु कहा। मां शीतला सब्जी बाजार अध्यक्ष विनोद साहू की उपस्थिति में सभी सदस्यों ने एक मत से सहमत हुए और सबने नारे लगाते हुए कहा, कल से सिंगल यूज प्लास्टिक में सामान नहीं बेचेंगे, सामान थैले में ही देंगे। घर से थैला लेकर बाजार चलो, जो घर से थैला लेकर नहीं आएंगे उनको हम थैला अपनी सब्जी दुकान में ही उपलब्ध कराएंगे। थैली खरीद कर के जाएं, चाहेंगे तो थैली किराए पर भी देने की व्यवस्था अथवा राशि जमा कर थैली दिए जाने की व्यवस्था भी की जाएगी, लेकिन कोई भी सब्जी विक्रेता सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। शीतला मार्केट के सब्जी विक्रेताओं से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि झिल्ली के उपयोग से काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए झिल्ली का उपयोग ना आप करें और ना हम करें। हम लोग ये चाहते हैं जैसे भी कोई सामान लेने के लिए आ रहे हैं तो अपने घर से थैला लेके आएँ, अन्यथा हम झिल्ली ना दें, मैं सामान नहीं देंगे, क्योंकि झिल्ली से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। वही चीज़ बीमारी गैया लोग भी खा लेते हैं और उसी में और ज़्यादा तबियत सब खराब हो रहा है। इसी कारण से हम लोग झिल्ली नहीं देंगे। झिल्ली मांगते हैं लेकिन हम लोग देते नहीं जी, क्योंकि ना झिल्ली से बहुत बीमारियाँ हो रही हैं, गाय को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। फिर भी इन लोग बहुत कोशिश करते हैं और मांगने को जी, लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हम ग्राहकों से बोल रहे हैं कि आपसे निवेदन है, आप घर से झोला लाइए, उसमें सबका नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, आपका भी, क्योंकि झिल्ली से बहुत सी बीमारियां भी होती हैं, इसीलिए ना हम लोग नहीं देते झिल्ली। बहुत से मांगते हैं, बहुत से मांगते हैं, लेकिन हम लोग देने से इनकार करते हैं। पेपर वगैरह हम दे देते हैं, एकदम उनको प्रॉब्लम होता है तो नहीं तो अपने जो ये है ना धमीला उसमें रख के गाड़ियों में जा के डाल के लाते हैं जी। सब्जी विक्रेता माताओं, बहनों, दीदी और हमारे भाई लोगों ने यह एक मत से निर्णय लिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट स्टार शशांक सिन्हा का बल्ला आईपीएल 2022 में चल चुका है। गुजरात टाइटंस और हैदराबाद सनराइजर्स के बीच हुए मुकाबले में सिक्सर की हैट्रिक लगाकर शशांक ने ऐतिहासिक पारी खेली है। शशांक सिंह का परिवार मूलतः भिलाई का रहने वाला है। हालांकि शशांक खुद मुंबई में जन्मे और पले बढ़े हैं। शशांक पहले T20 व वनडे प्रतियोगिता मुंबई की टीम से खेलते थे, लेकिन दिसंबर 2019 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में पहली बार छत्तीसगढ़ की टीम से खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की। शशांक ने रणजी ट्रॉफी में औसतन प्रदर्शन किया। 6 मैच की 6 पारियों में वे 33.66 की औसत से 202 रन उन्होंने बनाए। शशांक दिल्ली की टीम का भी हिस्सा रहे हैं। हरभजन ने की तारीफ, लारा ने लगाया गले। मैच में बैक टू बैक 3 सिक्सर लगाने के बाद हरभजन सिंह भी शशांक सिंह के फैन हो गए। उन्होंने खुले दिल से कहा कि भाई मान गए। शशांक सिंह ने यह साबित किया है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने इतने वक्त तक जो मेहनत की आखिरकार उन्हें फल मिला है और इन खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मैं तो इनका फैन हो गया हूँ। क्रीज पर लगातार एक के बाद एक 3 छक्के जुड़ने के बाद जब शशांक ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो वहां सनराइजर्स टीम के बैटिंग कोच ब्रायन लारा ने उन्हें गले से लगा लिया और आतिशी पारी के लिए बधाई दी। एक वक्त में छत्तीसगढ़ की रणजी टीम को कोच कर चुके मोहम्मद कैफ ने भी कमेंट्री बॉक्स से शशांक सिंह की तारीफ की। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। एशिया के प्रथम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा खैरागढ़ महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। वहीं आयोजन के प्रथम दिन मशहूर पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी सुमधुर आवाज से समा बांधा। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित खैरागढ़ महोत्सव में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव कुमार निषाद ने शिरकत की। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया जाता है। बीते 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया था। इस वर्ष खैरागढ़ महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन 27 से 30 अप्रैल तक किया जा रहा है। खैरागढ़ महोत्सव के आयोजन का उद्घाटन छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समीप दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ 51 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं चिट फंड कंपनी के 1.5 करोड़ रुपए की राशि निवेशकों को वितरित की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में राजनांदगांव जिले में स्थापित विभिन्न 9 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का लोकार्पण किया। खैरागढ़ महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्षेत्र की जनता को नए जिले के लिए बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के साथ कला संगीत के क्षेत्र में कई और महाविद्यालय की स्थापना कर उसे खैरागढ़ विश्वविद्यालय के साथ जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट फंड कंपनियों में फंसे निवेशकों के रुपए लौटाने का काम पूरे देश में
सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। न्यायालयीन प्रक्रियाओं के चलते निवेशकों के रुपए लौटाने में वक्त लगता है, लेकिन इसमें तेजी लाने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि आज ही OSD आज चार्ज लिया है। खैरागढ़ श्रीखदान गंडई जिला अब बहुत जल्दी आकार ले लेगा, उसके लिए मैं बहुत बधाई। और साथ ही जो सालेवारा तहसील और जाल बांधा को तहसील बनाने की घोषणा की थी वो भी पूरी हो गई, तो यहाँ के विकास कार्य अब तेज़ी से बढ़ेगा। आज खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के खैरागढ़ महोत्सव को आने का अवसर मिला और यहाँ जिस प्रकार से विश्वविद्यालय 1956 से बना है लेकिन और विस्तार नहीं पा पाया है, तो अभी बादल एक बहुत बड़े संस्था बना है, बस्तर आर्ट डांस एंड लिटरेचर, तो बहुत बड़ा परिसर है। मैं खुद भी गया हूँ, 2 बार गया हूँ, उसका लोकार्पण भी मैंने किया और वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है और वहाँ के कलाकार है, संगीत है, तो सब का वहाँ अवसर वहाँ मिलता है, तो उसके भी संबद्ध करने के बाद उसी प्रकार से खैरागढ़ के साथ रायगढ़ भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि चक्रधर समारोह वहाँ होता है, संगीत की वहाँ साधना होती है और सरगुजा भी है। और कुलपति जी ने रायपुर में भी मांग की है, तो निश्चित रूप से इसे विचार करेंगे और आने वाले समय में इसका विस्तार होगा। बड़ी सौगात भी दी है, चिट फंड का पैसा भी लौटाया गया। निश्चित रूप देश में पहली बार हुआ है, आज तक के देश में और कहीं किन्हीं राज्यों में वापसी की नहीं हुआ। वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई और राजनामा शुरू हुई, तो ये इसको तेज़ी लाने का आवश्यकता है, क्योंकि अब न्यायालयीन प्रक्रिया भी होती है, कलेक्टर के बाद उसके बाद कोर्ट भी जाना पड़ता है। तो ये प्रकरण में थोड़ा सा विलम्ब है, लेकिन अधिकारियों से मैंने कहा इसे तेज़ी ला के जितना जल्दी हितग्राहियों को जो निवेशक हैं उसका पैसा वापस। खैरागढ़ के इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के खैरागढ़ महोत्सव के उद्घाटन दिवस में प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी सुमधुर आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर कविता कृष्णमूर्ति ने अपने कई मशहूर गानों को गाकर समा बांधा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कोरोना काल की समाप्ति के बाद लगभग 2 साल के बाद खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो आज 27 अप्रैल से शुरू होने वाला है। ये 30 अप्रैल तक चलेगा और इस कार्यक्रम में देश के नामचीन कलाकार उपस्थित हुए हैं, जिसमें शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत के कलाकार हैं। आज कार्यक्रम की शुरुआत कविता कृष्णमूर्ति जी करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन का कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम के दौरान हमारे समस्त जो दर्शक हैं, हमारे श्रोता हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे। और मैं कहती हूँ इस महोत्सव के माध्यम से जो कलाकार आ रहे हैं उनको सुनने देखने के बाद हमारे विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे इससे। और मैं चाहूँगी कि यहाँ के दर्शक जो हैं इस कार्यक्रम का पूरा आनंद उठाएं और इस महोत्सव को सार्थक बनाएं। धन्यवाद। खैरागढ़ महोत्सव के इस 3 दिवसीय आयोजन में देश के कई नामचीन कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा भी कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। खैरागढ़ महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के अलावा स्थानीय विधायक यशोदा वर्मा, डोंगरगांव विधायक दिलेश्वर साहू, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह सहित महाविद्यालय से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में खैरागढ़ क्षेत्र की कला प्रेमी जनता मौजूद रही। खैरागढ़ महोत्सव का समापन समारोह 30 अप्रैल की शाम होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत उपस्थित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां पर पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति सहित अन्य 5 विभूतियों को राज्यपाल अनसुईया उइके ने मानद डीलिट की उपाधि प्रदान की। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह बुधवार की शाम संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने सिने प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को मानद डीलिट की उपाधि प्रदान की। इसके साथ ही शास्त्रीय गायक पंडित विद्याधर व्यास, कथक नृत्यांगना सुश्री उमा शर्मा, रंगकर्मी देवेंद्र राज अंकुर और छत्तीसगढ़ लोक एवं जसगीत गायक दिलीप षडंगी को विश्वविद्यालय की ओर से डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि पंडित विद्याधर व्यास थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलाधिपति राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, सांसद संतोष पांडे, विश्वविद्यालय की कुलपति मोक्षदा ममता चंद्राकर सहित
अन्य ख्याति लब्ध कलाकार उपस्थित थे। इस अवसर पर खैरागढ़ इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय में पास आउट विद्यार्थियों को 40 गोल्ड मेडल और 1 रजत पदक प्रदान किया गया। इसी तरह विश्वविद्यालय के 40 छात्र छात्राओं को पीएचडी और डीलिट के 4 शोधार्थियों को उपाधि दी गई। दीक्षांत समारोह के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा एक शोभा यात्रा निकालकर राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके सहित अन्य अतिथियों को मंच तक लाया गया। तत्पश्चात राजकुमारी इंदिरा एवं मां सरस्वती के तैल माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के कुलगीत की प्रस्तुतियां दी। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा की समाप्ति नहीं बल्कि साधना की शुरुआत है। इस अवसर पर डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित होकर पद्मश्री पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने विश्वविद्यालय का आभार जताते हुए कहा कि कला साधकों के बीच पहुंचकर बेहद खुशी मिल रही है। मैं एक्चुअली जब मुझे पता चला कि मुझे ये ऑनर देने वाले हैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, मैं बहुत पहले खुश हुई कि एक संगीत के लिए विश्वविद्यालय है। ये सुनकर हमने कहा जितनी भी दूर हो, हम रहते हैं बेंगलोर में और हम कहीं कहीं जा रहे थे, बॉम्बे जा रहे थे, बनारस जा रहे थे, हमने कहा फिर भी यहाँ आना ही है और ये विश्वविद्यालय देख कर जाना है। ऑनर से ज़्यादा मैं सोची कि इतना अच्छा विश्वविद्यालय बना है, इसको मैं देख कर जाऊँगी। तो यहाँ आकर इतना मुझे प्यार मिला है और ये बहुत बड़ा ऑनर मुझे लगता है कि संगीत के क्षेत्र में, क्योंकि मैं रही हूँ प्लेबैक सिंगर, लेकिन इतने अच्छे लोग, इतने गुणी लोगों के बीच में रहना और इस तरह से डीलिट का सम्मानित मुझे करना, मैं बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ और बहुत एक खुशी महसूस हो रही कि इतने अच्छे लोगों के साथ मेरा आज मुलाकात हुआ है और खैरागढ़ में इतना अच्छा कैंपस देखकर बहुत खुश हुई हूँ। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं रहती हूँ कर्नाटका में, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम भी ऐसे कर्नाटका में एक बहुत अच्छा एक विश्वविद्यालय बनाएं जहाँ लोगों को MA PhD की डिग्रीज मिले जो कामयाब हो और गुणी जनों का मतलब सब मिलकर काम करें। यही मैं चाहती हूँ कि इंडिया में इस तरह की यूनिवर्सिटी और भी हो ताकि हमारा कल्चर स्प्रेड हो और ये एक गुरु शिष्य परंपरा का जो ट्रांसफ़र यूनिवर्सिटी के लेवल में है ऐसा ही होना चाहिए। सो आई माय कांग्रेचुलेशंस एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी हियर। दीक्षांत समारोह के स्वागत भाषण का पठन करते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति पद्मश्री मोक्षदा चंद्राकर ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण 2 वर्ष बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सबके आने से उन्हें ऊर्जा मिली है। कार्यक्रम को पंडित विद्याधर व्यास, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, सांसद संतोष पांडे ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं सहित सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिले में लापता हुए एक पूर्व पार्षद का शव गुरुवार को खेत में पड़ा मिला है। शव बुरी तरह से सड़ चुका है। ऐसे में हत्या हुई या उसने खुदकुशी की, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक राजीव नगर निवासी पूर्व पार्षद रोशन साहू उम्र 38 वर्ष 18 अप्रैल को घर से निकला था। इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं था। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही पुलिस उसे तलाश कर रही थी। इसी बीच गुरुवार सुबह छिरपानी में ग्रामीणों ने खेत में एक शव पड़ा देखा। वह काफी सड़ चुका था। इस पर ग्रामीणों ने पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी। शव पर मिले कपड़े और गुमशुदा के हुलिये को देखकर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद शव की शिनाख्त कराई गई। फिलहाल पुलिस खुदकुशी और हत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि कोई जानकारी या सबूत मिल जाएंगे। वहीं परिजनों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बेमेतरा नगर पालिका को भिलाई ई रिक्शा की सौगात। पालिका क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को कचरा ढोने में होगी सहूलियत। बेमेतरा नगर पालिका को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 14वें वित्त मद से कचरा ढोने 21 ई रिक्शा के लिए लगभग 42 लाख की स्वीकृति मिली है, जिसमें से 18 ई रिक्शा नगर पालिका को मिल चुके हैं। वहीं 3 ई रिक्शा अभी आना बाकी है। आपको बता दें कि बेमेतरा नगर पालिका में कुल 21 वार्ड हैं। वहीं इस संबंध में नगर पालिका CMO ने बताया कि ई रिक्शा मिलने से नगर पालिका क्षेत्र के सफाई कर्मियों को कचरा ढोने में सहूलियत मिलेगी। इसकी शुरुआत स्थानीय विधायक के हाथों 30 अप्रैल को की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन हमारे विभाग के द्वारा 21 नग ई रिक्शा जो है 14वीं टैग मंच से स्वीकृत हुई थी और हमने उसका ई टेंडर जारी करके हमने कार्य जारी किया था।
वर्तमान में हमारे पास 18 ई रिक्शा आ चुकी है और 3 रिक्शा जो आना बाकी है। इसका शुभारंभ जो हम माननीय विधायक जी के कर कमलों से शनिवार अर्थात 30 अप्रैल को करने जा रहे हैं। फिर और शहर को समर्पित हो जाएगा। हमारे जो बहनें स्वच्छता दीदी लोग हैं उसके माध्यम से कचरा कलेक्ट करेंगे वार्डों में। ग्रैंड न्यूज़ के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।